Am I audible? Yes. Yes, sir. Okay. Wait 3-4 minutes. Join for all students. Okay, see the screen? Yes, everyone? Yes, am I audible? Yes, sir. Good morning, Yes, sir. sir. Okay, good morning everyone. लास्ट लेक्चर हमने क्या स्टडी किया था वो हम देखेंगे एक बार। हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिस्टम प्रोग्रामिंग है और सिस्टम प्रोग्रामिंग के कौन से कंपोनेंट्स है उसको हमने स्टडी किया था। ठीक है, हमारे कौन से कंपोनेंट्स है, कोई बता सकता है हमारे कौन से कंपोनेंट्स है जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था? यस, एनीवन? कंपोनेंट्स कौन से हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग के? यस, कंपोनेंट्स कौन से हैं बेटा सिस्टम प्रोग्रामिंग के, एक बार बताएंगे मुझे?
आकांक्षा, अंजलि, एटलीस्ट वन कंपोनेंट बता दो सिस्टम प्रोग्रामिंग के जिसके ऊपर पूरा हमारा सब्जेक्ट है। असेंबल ओके गुड, असेंबल लोडर। ओके ओके ओके, ठीक है। तो बाकी लोग भी ध्यान दे, हमारे जो कंपोनेंट्स है यानी कि सिस्टम प्रोग्रामिंग के, वो है असेंबलर, लोडर, ठीक है, माइक्रोन, कंपाइलर, फाइल सिस्टम, इंटरप्रेटर, ये सभी हमारे सिस्टम प्रोग्रामिंग के कंपोनेंट है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर ही ऑपरेटिंग सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है। ओके, सिस्टम प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। Without system programming, computer does not any work. The software make it possible for user to focus on an application or the other problems to be solved. System program like example कौन से है? Compiler, loader, microprocessor, macroprocessor, okay? Not microprocessor. Microprocessor मतलब CPU होता है. Macroprocessor is a program and operating system were developed to make a computer better adapted to the need of their user. Component of system programming is assembler, loader, compiler, micro and formal system including the operating system. Okay, so आज हम पढ़ेंगे, ये तो कंपोनेंट्स हो गए, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ये सब चीजें देखी थी कि किस तरीके से कंपाइलर काम करता है, किस तरीके से असेंबलर काम करता है, लेकिन हमने इसको डिटेल में नहीं जाना था। और इस तरीके से हमने देखा कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, मतलब दैट इज द हार्डवेयर। ये क्या है? हमारा हार्डवेयर है। और ये जो फर्मवेयर ये वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हार्डवेयर में आईसी की प्रोग्रामिंग की जाती है। आईसी जो होते हैं हमारे कंप्यूटर में, बहुत सारे आईसी होते हैं मदरबोर्ड के अंदर, और मदरबोर्ड के अंदर जो आईसीज होती है उसके अंदर भी हमको क्या करना पड़ता है? प्रोग्रामिंग को इंसर्ट करना पड़ता है यूजिंग द एम्बेडेड सिस्टम। क्योंकि हर एक आईसी का अपना अपना खुद का एक फंक्शन है, खुद का अपना एक वर्क है, इसीलिए यहाँ पर ये फर्मवेयर वर्ड यूज किया है। फर्मवेयर इज अ known as a tiny program. Okay, got it? This firmware is a known as tiny program which include the IC. आईसी के अंदर हम लोग उसको इंक्लूड करते हैं। आईसी का जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर कभी देखा होगा तो उसमें होता है एक फ्लैश मेमोरी होती है, रोम मेमोरी होती है, जिसके अंदर उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, उस प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से हर एक आईसी का नंबर डिफरेंट होता है और हर एक आईसी का वर्किंग भी डिफरेंट होता है। और ये सभी हार्डवेयर के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, आईसी इज अ हार्डवेयर, लेकिन आईसी के अंदर क्या है? रोम है और फ्लैश मेमोरी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आईसी के फंक्शंस को इंक्लूड करते हैं, आईसी के फंक्शन को इंस्टॉल करते हैं। देन उसके बाद जब हार्डवेयर कंप्लीट हो जाता है, बराबर है, तो इस फंक्शंस को, इस पूरे जो आईसीज होती है वो कनेक्ट होता है एक मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड में भी कनेक्ट होने के बाद में भी इसको चलाने के लिए हमको सिस्टम प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है। सो दीज आर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। ये नेक्स्ट डिस्क जो है ग्रीन कलर के बाद में, दीज आर द सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग में भी सिस्टम प्रोग्रामिंग के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट डिफरेंट वर्क को कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्क के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि असेंबलर, लोडर, कंपाइलर, मैक्रो प्रोसेसर, लिंकर, ऑपरेटिंग सिस्टम। These are the component of the system programming. Then सिस्टम प्रोग्रामिंग के ऊपर हम लोग क्या इंस्टॉल करते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम, और उसको लास्ट में जो यूज करता है दैट इज द यूजर, यानी कि हम लोग यूज करने वाले जो होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप सभी को पता ही है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि आईबीएम मशीन क्या होती है या मशीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। और ये यहाँ पर मैंने एक पंच कार्ड निकाला हुआ है। ठीक है, दिस इज द आईबीएम मशीन पंच कार्ड। उस समय पर कोई भी कंप्यूटर को रीड करने के लिए पंच कार्ड की जरूरत पड़ती थी। आज हम लोग रीड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? हम किस किस को रीड कर सकते हैं? हार्ड डिस्क को रीड कर सकते हैं, देन राइट भी कर सकते हैं। सीडी ड्राइव से हम सीडी को रीड कर सकते हैं, ओके, उसमें राइट भी कर सकते हैं। देन हम रैम को रीड करते हैं। ठीक है,
इस तरीके से रैम मतलब एक्सेस द डेटा। तो उस समय पर पंच कार्ड्स होते हैं, ठीक है, इस समय पर क्या होते थे, पंच कार्ड होते थे। और ये पंच कार्ड कैसे दिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखो यहाँ पर पंच कार्ड की एक बंच ऑफ पंच कार्ड यहाँ पर दिखा हुआ है इमेज में। ये सभी पंच कार्ड हम लोग कंप्यूटर में इंक्लूड करते थे, कंप्यूटर में इंसर्ट करते थे, देन वो कंप्यूटर उसको रीड करता था कि किस तरीके से वो वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो पंच कार्ड में आप लोगों को एक छोटे छोटे होल दिख रहे हैं, यानी कि ये जो ब्लैक कलर में जो दिख रहे हैं दैट इज द होल। ठीक है, तो ये होल जो है वो 0 और 1 के हिसाब से काम करता था, जैसे कि हमारा डिजिटल सिस्टम काम करता है 0101 के हिसाब से। तो ये पंच कार्ड में जो सिक्वेंशियली आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के जो होल्स दिख रहे हैं दैट इज द कंसिडरेशन ऑफ द 1। और जहां नहीं है, जहां पर होल नहीं है वो 0 कंसिडर होते थे। ठीक है, इस तरीके से मशीन्स अवेलेबल होती थी। और इस तरीके से पंच कार्ड को क्या करते थे, पंच कार्ड मशीन से पंच कार्ड डेवलप किए जाते थे। ठीक है, देन इस तरीके से मशीन को देखो यहाँ पर पंच कार्ड में डेवलप किए गए हैं। और ये पंच कार्ड डेवलप होने के बाद में वर्किंग के लिए वो मशीन में जाते थे। इस तरीके से मशीन उसको पंच कार्ड को हम लोग इंक्लूड करके उसको रीड करते थे। पंच कार्ड इज नोन एज अ प्रोग्राम, पंच कार्ड इज नोन एज अ प्रोग्राम। ये सब एक प्रोग्राम है। अगर यहाँ उस प्रोग्राम उस पंच कार्ड में एडिशन लिखा हुआ है या सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है या डिवीजन लिखा हुआ है या लॉजिकल कोई ऑपरेशन किया हो गया होगा, तो उस पंच कार्ड में जो भी दिया हुआ है वो पंच कार्ड को हम लोग क्या करते थे, रीड करके हमारे कंप्यूटर ऑपरेशन करते थे। यहाँ पर आप लोगों को देखो पंच कार्ड दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कोई भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। लाइक द टाइपिंग मशीन, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा कि ये टाइपिंग मशीन है, नॉट अ टाइपिंग मशीन, दिस इज द IBM मशीन्स। ठीक है, उस समय के ये IBM कंप्यूटर से, IBM के मशीन से जो पंच कार्ड को रीड करते थे। ये दिस इज द हिस्टोरिकल पार्ट, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्नी ऑफ द कंप्यूटर। ये जो है कंप्यूटर की जर्नी ही यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी। एक एडवांस कंप्यूटर यहाँ से बनने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को और इस चीज के बारे में अच्छे से समझेगा। ये वीडियो देखो आप सभी। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, sir. ओके, ये वीडियो देखो। शायद से आप लोगों को आवाज नहीं आ रही होगी, मैं सिस्टम का साउंड जो है ये क्या In Yes. this video, except वीडियो perhaps की a आवाज आ scene रही है in आपको? very old movies, such as Yes, The sir. $1 Billion Brain in 1967. Most punch card computers have long since been replaced, but a few still exist and operate. Some are in museum collections. A fascinating element in the history of computing is the role played by punch cards and the wide variety of uses they provided by the early 1960s. Historically, punched cards as a method of controlling the actions of early textile machines goes back to the 18th century. There were a number of early pioneers in this field. For the purposes of this video, we will mention 4 of the most notable. Joseph Marie Jacquard, Charles Babbage, Herman Hollerith, and James L. Powers. Joseph Marie Jacquard, born in 1752, improved on earlier techniques of using punched cards to program the textile machines that performed mechanical weaving. His 1805 punch card loom machine saved considerable time and labor and was widely successful. Charles Babbage, born in 1791, developed the design for an analytical engine, a general-purpose programmable computing engine.
that borrowed Jacquard's idea for punch cards that provided programmed instructions. Herman Hollerith, born in 1860, developed a mechanical tabulator based on punched cards to rapidly tabulate statistics from millions of pieces of data. His machines were used to record the data from the 1890 U.S. Census. In 1896, he founded the Tabulating Machine Company that later merged with several other companies to become the Computing, Tabulating, and Recording Company, or CTR. In 1924, CTR was renamed International Business Machines Corporation, known by its world-famous initials, IBM. James L. Powers, born in 1871, developed a tabulating machine that differed from Herman Hollerith's and was faster and more economical at the time. In 1911, Powers formed the Powers Tabulating Machine Company. He later changed the name to the Powers Accounting Machine Company for better marketing results. In 1927, Powers Accounting Machine Company merged with the Remington Typewriter Company and Rand Cardex to form Remington Rand. In 1950, Remington Rand acquired the Eckert-Mauchly Computer Company, designers of the UNIVAC. Remington merged with Sperry in 1955 to form Sperry, Rand, and later in 1986 with Burroughs to form Unisys. Today, both IBM and Unisys are global players in information technology solutions, but share the field with many other newer and even larger players. The success of punch card technology, as used by the U.S. Government Census Bureau, led to increased use in business applications. During the early 1900s, Remington Rand was a leader in punch card accounting for commercial applications, with IBM a close second. By 1929, however, IBM surpassed Remington Rand as the leading company in supplying machines for business and government, and was better able to survive the economic depression of 1929 and the early 1930s. IBM had switched to using 80-column cards with rectangular holes in 1928. IBM had used round holes in its cards up until that time. The now famous IBM card measured just 7 3/8 by 3 1/4 inches, and that size remained standard for years to come. Remington continued using round holes for many years, but switched to a 90-column format in 1930. By 1940, IBM dominated about 90% of the tabulating market. It became the major supplier to the government of its accounting and later its computing technology for Social Security applications and military applications. Seen here in this 1946 U.S. government video, the ENIAC, the first large-scale digital electronic computer built, used IBM card readers and card punch machines. Punch cards were used both for program instructions for machines and for data input and output. The IBM punch card became the standard medium for data storage up through the 1960s. The widespread acceptance of punch card equipment helped IBM grow a large customer base, giving it an advantage as it moved into the electronic computer's age. In 1931, IBM released its Model 600 multiplying punch, IBM's first punch card machine that could multiply. The first calculating punch machines were electromechanical. Later models employed vacuum tube logic. Instructions were hardwired. Later, removable control circuits provided flexibility in programming, such as in the highly successful IBM 604 electronic calculating punch, introduced in 1948. In 1953, IBM announced the 650 magnetic drum data processing machine, one of its early computers. In 1956, it was enhanced as the IBM 650 RAMAX system, with the addition of disk storage units. Nearly 2,000 systems were produced up until 1962. The Model 029 key punch was introduced in 1964 with the IBM System 360 mainframe system.
The Model 029 was the workhorse machine for many years. Introduced with System 370 in 1971, the IBM 129 key punch machine was capable of punching, verifying, and being used as an auxiliary online card reader or card punch for attached computers. Here are some examples of punch cards and their various applications. Punched cards were still commonly used for data entry and programming until the mid-1980s. However, the advancement of video display terminals, interactive computing, networks, and personal computers allowed users to efficiently enter data directly into computers from the keyboard or rely on other electronic input with much higher speed and reliability. Okay, got it everyone? यस, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आज आप लोगों को ये समझा कि किस तरीके से मशीन डेवलप होती गई। आईबीएम ने शुरुआत में पंच कार्ड डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और मशीन्स को भी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था कि जो वो पंच कार्ड है वो उसको रीड कैसे करे। और आप लोगों ने ये इस वीडियो में देखा, ये 10 मिनट्स का वीडियो था जिसमें जो पंच कार्ड है, पंच कार्ड मतलब ही क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। ये चीज आप एक्सेप्ट नहीं करते थे जब तक मैं आप लोगों को ये वीडियो नहीं दिखाता था, बराबर है, कि पंच कार्ड यानी कि एक कार्ड है जो कार्डबोर्ड से बना हुआ एक कार्ड है, वो कैसे रीड करेगा, वो कंप्यूटर में कैसे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वैसे कंप्यूटर शायद ही कभी देखे होंगे, बराबर है, या फिर ये वीडियो आप लोगों ने कभी पहले देखा होगा तो आप लोगों को उस चीज के बारे में नोन हो आप, बराबर है। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से पंच कार्ड रीड होते थे, ठीक है। देन उसके बाद फिर डिस्क आ गई, मैग्नेटिक डिस्क आ गए, जो अभी डेवलप होते 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 बहुत ही टाइनी साइज में हमारे कंप्यूटर्स बनने लगे, लाइक द हमारा मोबाइल, बराबर है, जो एकदम एक कंप्यूटर है, बराबर है, जो मल्टीपल फंक्शंस काम करता है, मल्टीपल फंक्शंस में वर्क करता है, ठीक है। तो लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे चार्ल्स बेबेज है, उन्होंने किस तरीके से डिस्कवर किया, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कैसे डेवलप हुआ, वो एडिशन कैसे करता था, सब्ट्रैक्शन कैसे करता था, और लाइक दिस यहाँ पर जो पंच कार्ड है वो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग बने हुए थे। सभी पंच कार्ड, जैसे कि आर्मी के लिए अलग पंच कार्ड बने हुए थे, उनकी प्रोग्रामिंग अलग थी, बराबर है, या कोई बिजनेस कंपनी है उसके लिए कुछ अलग डिफरेंट पंच कार्ड डेवलप किए गए थे। तो इस तरीके से पंच कार्ड डेवलप भी करते थे, और पंच कार्ड के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते थे, जैसे कि पिंक पंच कार्ड, येलो पंच कार्ड, ग्रीन पंच कार्ड। तो इससे वो डिफाइन करते थे कि ये किस किस चीज के लिए है। जैसे कि हमारे टैबलेट्स के कलर होते हैं, जैसे कि हम मेडिसिन लेते हैं तो वो कलरफुल भी होते हैं, बराबर है। वो डिपेंड करता है कि उससे क्या करना है, कैसे समझना है उस चीज को लेकर के, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। हाँ, सभी को ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ, दिस इज द जनरल मशीन स्ट्रक्चर। All the conventional modern computer are based upon the concept of stored program computer, the model that was proposed by John von Neumann। ठीक है, आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो सब्जेक्ट पढ़ा उसमें जॉन वॉन न्यूमन मशीन स्ट्रक्चर को आपने पढ़ा, जो सबसे पहले उन्होंने
इस तरीके से जो एडवांस मशीन स्ट्रक्चर है उसको उन्होंने क्या किया, एक आर्किटेक्चर में डिफाइन किया। तो बेसिक हमारे कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, मेमोरी, बराबर है, सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, बराबर है। हमारे ये जो कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर सीपीयू, यहाँ पर इस तरीके से डार्क किया हुआ है बॉक्स में सीपीयू, देन अदर सीपीयू एनी, जिससे हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, मेमोरी, मेमोरी कंट्रोलर, बराबर है, देन मेमोरी एड्रेसेस, मेमोरी बफर, अदर चैनल्स इफ एनी, जो भी होंगे, और इनपुट आउटपुट चैनल्स, तो जो इसको कनेक्ट है, बराबर है। सीपीयू के अंदर में क्या दिख रहा है आपको, लोकल काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, वर्किंग रजिस्टर, ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन, एड्रेस बसेस या डेटा बसेस जो होते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज द जनरल पर्पस रजिस्टर, जीआर। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द जनरल मशीन स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स है वो कौन से होते हैं, अगेन, इंस्ट्रक्शन इंटरप्रेटर, अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट परफॉर्म द इंटेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ पेज फ्रॉम मेमोरी। इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी से क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन को, यानी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच कर रहा है, फेच मतलब लेना, बराबर है। देन लोकल काउंटर, द एलसी, otherwise called a program counter, local counter, also the program counter of the PC or instruction counter of the IC, is a hardware memory device which denote the location of the current instruction being executed. Okay, तो लोकल काउंटर कहाँ पर यहाँ पे है, देखो यहाँ पर, यहाँ लोकल काउंटर है। तो काउंटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होता है मेमोरी से, तो उसको क्या करना पड़ेगा हमको, एज पर द इंस्ट्रक्शन, उसको काउंटर के हिसाब से वन बाय वन उस इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, इंसर्ट करते जाएंगे और उसको फिर फेच करते जाएंगे, ठीक है। देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, अ कॉपी ऑफ द कंटेंट ऑफ द LC, that is the local counter, is stored in the IR. Okay, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंसर्ट करते जाएंगे उसको, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को। देन वर्किंग रजिस्टर, working register are the memory device that serve as a scratch pad for the instruction interpreter। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन है that is the instruction interpreter होता है। So these are the other some component of the general machine structure, that is the general register are used by programmer as a stored location for special functions। Then memory address क्या होता है, memory address register contain the address of the memory location that is to read from or stored into the memory। okay, memory के अंदर क्या होते हैं, different locations होते हैं, that is a different address register। okay, then memory buffer register is a basically contain a copy of the content of the memory location whose address is stored in the MAR। okay, उसके कंटेंट को स्टोर करने का काम करता है मेमोरी बफर रजिस्टर। द प्राइमरी इंटरफेस बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू इज थ्रू द मेमोरी बफर रजिस्टर। ओके, देन मेमोरी कंट्रोलर is a hardware device whose work is to transfer the content of the MBR, that is the memory buffer register, to the core memory location whose address is stored in the memory address register। And last one is a input output channel, that is the using the input output channel, मतलब input output devices को हम लोग वहां पे connect करेंगे using the channel, may be thought of a separate computer which interpret a special instruction for inputting and outputting information from the memory। हमारे जो कीबोर्ड्स है या माउस है, जो इनपुट डिवाइसेस है, वो भी एक इंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और उनके स्पेशल क्या होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, उसके थ्रू वो वर्क करते हैं। देन हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर माउस के थ्रू दे रहा हूँ, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच होते जाते हैं और वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले होते हैं यूजिंग द सीपीयू प्रोसेसर। ओके, सो दिस इज द बेसिक जनरल मशीन स्ट्रक्चर, और इसी मशीन स्ट्रक्चर के हिसाब से सभी कंप्यूटर डेवलप हुए हैं। बट उनका डेवलपमेंट का जो भी डिस्कवरी का ईयर है कि
1940s के कंप्यूटर्स है, 1980s के कंप्यूटर है, और अभी 2021 के कंप्यूटर्स में बहुत डिफरेंस है, और उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी इंक्लूड की गई है। मेमोरी की साइज भी ज़्यादा बढ़ती गई है, कैपेसिटी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई है। तो इस तरीके से जो भी रिसर्च हो रहा है डिस्कवर होते जा रहा है वन बाय वन, और कंप्यूटर का साइज भी छोटा होते जा रहा है। तो बेसिकली हम लोगों को ये सब्जेक्ट में जो इवोल्यूशन है उसको स्टडी करना है, आईबीएम मशीन स्ट्रक्चर को स्टडी करना है जो मैंने आज बताया आपको। साथ ही साथ पंच कार्ड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो आपने देखा, और इसके बाद में जितने भी कंपोनेंट्स है, असेंबलर, लोडर, कंपाइलर, इसके ऊपर सेपरेट हमारे यूनिट्स है, उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। Got it this point everyone? If anyone, any question? इसको मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक कैसा रहेगा। यस अंजलि प्रेजेंट, सौरभ, अंशुल प्रेजेंट दो, अश्विनी, Yes, sir. चैतन्य, हितेश, Yes, sir. चेतना, प्रतीक, कीर्ति, कुंदा पांढरे, कुंदा Yes, sir. कुंदा पांढरे Yes, sir. प्रेजेंट, Yes, sir. जोर से बोलो, माहेश्वरी, पूजा गजबीये, Present, sir. पूजा गजबीये, Yes, sir. प्रांजल, प्रिंस, ऋतिक, साक्षी, Present, ओके sir. एवरीवन प्रेजेंट। ओके, आज का टॉपिक समझा आप लोगों को? पंच कार्ड कैसे वर्क करते हैं वो समझ में आया? यस Yes, sir. Yes. हाँ, वो वीडियो मैं शेयर करता हूँ, एक बार उस वीडियो को फिर से देखना, थोड़ा सा एक 10 मिनट का वीडियो है, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और रिलेटेड और वीडियोस भी आप लोग देख सकते हो उसके जब आप लोग उसको वो जो वीडियो आता है उसके साथ साथ और कुछ भी वीडियोस आते हैं, तो वो भी वीडियोस आप लोग देखना, जिससे हमारा ये सिस्टम प्रोग्रामिंग और हमारी ये जो मशीन कैसे वर्क करती है इसका कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ लेक्चर को। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। Thank you, sir. ओके।